है। अब हमने चर्चा करनी थी कि जैसे मति ज्ञानावरण कर्म के 6 ऑप्शन से मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञानावरण के 6 ऑप्शन से श्रुत ज्ञान होता है, अवधि ज्ञानावरण कर्म के 6 ऑप्शन से अवधि ज्ञान होता है, मन पर्य ज्ञानावरण के 6 ऑप्शन से मन पर्य ज्ञान होता है। लेकिन केवल ज्ञानावरण के 6 ऑप्शन से नहीं, केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान होता है। और जब केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है तो मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञानावरण का भी क्षय हो जाता है नियम से। फिर मति और श्रुत ज्ञान इनमें क्षयोपशम ही हो सकता है। तो अब इस विषय को थोड़ा सा समझने के लिए अब यहाँ गहराई से थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, आपको पता है कर्म 2 प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म 2 प्रकार के, घातिया और अघातिया। ठीक है, द्रव्य कर्म भी 2 प्रकार के, घातिया और अघातिया। घातिया किसको कहते हैं? जो आत्मा के गुणों का घात करें वो घातिया, और अघातिया जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करें। सामान्य सी परिभाषा है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घातिया कर्म है। अब ये जो कर्म होते हैं, इन कर्मों में स्पर्धक भी होते हैं। स्पर्धक किसे कहते हैं? कि उनमें जो फल देने की सामर्थ्य है उस तरफ से उन्हीं कर्म प्रकृतियों को नाम दिया जाता है स्पर्धक। ठीक है, नया शब्द है आप लोगों के लिए, स्पर्धक। हम उसको कर्म भी कह सकते हैं, लेकिन स्पर्धक माने उसमें जो फल देने की सामर्थ्य है उस तरफ से उसको नाम मिलता है वर्ग। वर्गों के समूह को वर्गणा, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्धक जो घाती कर्म है, घाती कर्म में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। एक स्पर्धक तो ऐसे जो सर्वघाती, और दूसरे स्पर्धक देशघाती। एक निषेक किसे कहते हैं? निषेक किसे कहते हैं? कि हाँ जी। कर्म परमाणुओं के समूह को, कि जिनका जो स्थिति है जिनकी समान होती है, उन कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। जैसे जो एक ही समय में उदय में आकर खिरने हैं, उन कर्म परमाणुओं के लौट को निषेक कहते हैं। ठीक है, तो इनकी उदय उदीर्णा समय से पहले या समय के बाद कैसे भी हो सकती है? हाँ। देखो क्या होता है, जब जब जो जो कर्म उदय में आने हैं ना, तो उसमें एक निषेक रचना समझाई जाती है कि एक साथ एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आएंगे तो उसके लिए निषेक रचना होती है। ये तो आपको सुना होगा आपने, एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समयों में अनेक उदय में समय में आते आते हैं, हैं। और अनेक समय में बांधे हुए हाँ जी, कर्म एक समय में उदय में आते हैं। एक समय में आते हैं। इसका मतलब क्या हाँ है जी। कि एक समय में कितने कर्म बनते हैं? आपने देखा था ना, अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, जिसको हमने नाम दिया था समय प्रबद्ध। अब एक समय में जितने कर्म परमाणु बंधे, अब उन सब में सबकी स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट स्थिति होती है हम उसके नाम से कहते हैं। जैसे अभी आयु कर्म बंधा, तो आयु कर्म हमने कहा कि 100 साल के आयु कर्म बंध गया, लेकिन ठीक है। 100 साल का नहीं है। जो एक समय में कर्म बंधा, आयु कर्म के निषेक बंधे, उसमें से कोई 1 समय का है, कोई 2 समय का है, कोई 4 समय का है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है। लेकिन उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति है, जो लॉट आपको बंधा है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? कि 100 साल। ठीक है। तो हम कहते हैं कि 100 साल का ये आयु कर्म बंधा। देखो, आप एक बात बताओ, जैसे किसी ने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया और उसकी सत्ता में हाँ जी। 100 साल का आयु कर्म पड़ा है। ठीक है,
तो वो आयु कर्म का उदय पहले समय से स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। हर समय आयु कर्म के उदय आ रहे हैं ना, तभी तो ये जीवन इसका चल रहा है। तो जो पहले समय में उदय में आए, उन निषेकों की जो स्थिति थी वो एक समय की थी, तो इसलिए वो एक समय पूरा होने पर उतने सारे कर्म परमाणुओं का लोट खिर गया। देखो एक बात तो ये समझना, एक समय में जितने बंधते हैं हाँ जी। उतने ही कर्म परमाणु हर समय खिरते भी हैं। समय प्रबद्ध का ही बंध होता है और समय प्रबद्ध की ही निर्जरा होती है। निर्जरा निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब यहाँ उदय में आते हैं, क्योंकि हाँ एक जी। हाँ जी। सविपाक निर्जरा भी होती है ना, उसको उदय कहते हैं। तो अब क्या है, अगर कोई 100 साल की आयु लेकर जन्मा तो उसके पास जितना आयु कर्म के निषेक है मनुष्य आयु के, तो हर समय एक एक निषेक उदय में आकर खिर रहा है। लेकिन जो अंतिम निषेक है वो 100वें वर्ष में खिरेगा। 100 साल की आयु है ना, तो हर हाँ जी। समय हाँ में जी। एक एक निषेक उदय में आकर खिर रहा है। तो जो पहला निषेक खिरा उसकी स्थिति आबादा काल को जोड़कर, ठीक है, आबादा काल प्लस एक समय होगा। अब ये आबादा काल क्या है? देखो आयु कर्म का बंध पहली गति में होता है। जैसे अगर मान लो नेक्स्ट भव में आयु, ये जीव इसी भव में बांध लेगा, ठीक है, ज्यादा होगा मरण समय तक बांध लेगा। तो अब इस जीव ने, मान लो इस भव में मेरी आयु 100 वर्ष की, मैं जब 90 वर्ष का हुआ तो मैंने नेक्स्ट आयु कर्म बांध लिया, और नेक्स्ट पर्याय मान लो मनुष्य आयु की है, तो नेक्स्ट आयु मान लो मेरी 80 वर्ष की है, तो मैंने 80 वर्ष का आयु कर्म बांध लिया, ठीक है। लेकिन वो 80 वर्ष का जो आयु कर्म है वो अभी मेरी जो प्रेजेंट आयु है इसके 10 साल बचे हैं ना, हाँ जी। तो यही वाली आयु चलेगी, क्योंकि 100 वर्ष की और मैं 90 का हो चुका। तो 10 वर्ष तक वो पैकेट बंद रहेगा। जो नेक्स्ट वाला आयु कर्म बांधा है अभी उसके निषेक उदय में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो जो वर्तमान आयु है अभी ये 10 साल वही बच रही है। चलेगा। तो जो नया आयु कर्म बांधा उसका आबादा काल हो गया 10 साल, क्योंकि वो 10 साल तक तो उदय में नहीं आएगा। जो अगला आयु कर्म बांधा अगली पर्याय का 10 साल में जब यहाँ की आयु पूरी हो जाएगी तब वो नेक्स्ट जब आएगा। पर्याय का आयु कर्म का उदय आना प्रारंभ होगा। तो उसको कहते हैं बंधने के बाद जब तक वो कर्म उदय में ना आए उस बीच के काल को कहते हैं अबाधा काल। अबाधा माने जहां वो बाधा नहीं देता, उदय में नहीं आता। सत्तम पड़ा रहता है। अबाधा काल पूरा होने के बाद अब पहला निषेक उदय में आया आयु कर्म का, फिर दूसरा निषेक दूसरे समय में, ऐसे एक एक समय में एक एक कर्म के लोट उदय में आकर खिरते जाते हैं। और नेक्स्ट वाली वो जो पर्याय है मनुष्य आयु, उसका अंतिम निषेक वो 100 वर्ष की स्थिति वाला है। तो जब 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो उस समय में वो निषेक उदय में आकर खिरेगा। तो हम उसे कहते हैं कि देखो साहब 100 वर्ष का आयु कर्म बांधा था, कि ऐसा नहीं है, हर समय में अनंत अनंत परमाणुओं की निर्जरा हो रही है और एक एक निषेक की अलग अलग स्थिति है। तो समान स्थिति वाले कर्म परमाणुओं के समूह का एक ग्रुप बन जाता है और वो एक साथ उदय में आ जाते हैं। जैसे मान लो 1000 कर्म परमाणु ऐसे हैं कि जिनकी स्थिति 10 साल एक समय है। तो जब मेरे उस पर्याय के 10 साल एक समय होगा तो वो कभी भी बांधे हों, लेकिन जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति यहाँ पर कंप्लीट हो रही होगी 10 साल एक समय पर, तो वो सारे के सारे मिलकर उनका एक ग्रुप बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं निषेक, और वो सारे कर्म परमाणु उदय में आकर निर्जरित हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट समय में जितने भी आयु कर्म के निषेक परमाणुओं की स्थिति 10 साल 2 समय होगी वो सब आकर एक साथ उदय में आ जाएंगे। फिर 10 साल 3 समय, ऐसे एक एक समय के करते करते हर समय आयु कर्म उदय में आ रहा है। और अंतिम उसका अंतिम निषेक जो उसकी पूरी स्थिति थी 100 वर्ष की, तो 100वां वर्ष जब पूरा होना होगा उस समय वो बाकी सारे कर्म परमाणु वो उदय में आकर खिर जाएंगे। तो हम स्थूल कथन कहते हैं
कि 100 वर्ष का कर्म है, कि वो उत्कृष्ट ठीक। स्थिति है उस कर्म की 100 वर्ष, लेकिन उसमें कुछ कर्म परमाणु एक समय वाले हैं, कुछ 2 समय वाले हैं, कुछ 3 समय वाले, ऐसे कंटिन्यूटी से इस तरह के बंध बंधे हैं। तो इसलिए अनेक समयों में बांधे हुए एक समय में उदय में आते हैं, और एक समय में बांधा हुआ अनेक समयों में अनेक उदय समय। में आता है। ठीक। नए लोगों को अभी उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुराने लोगों को भी ख्याल में आ जाए तो भी अच्छी विशेष बात है, तो नए लोग भैया घबराएं नहीं। जी। ठीक है, ठीक है। पूछे, जो आप ये निषेध बता रहे हैं, ये अबादा जैसे मतलब जिसकी 100 उसकी आयु है, उसी के लास्ट में आएगा ना निषेक? अंतिम 10 निषेध। साल नई आयु वाला थोड़ी ना आएगा। देखो सुनो, अभी हमारी मनुष्यायु चल रही है ना, तो हम्म, मनुष्यायु का उदय भी है। हम्म, मान लो इस भव में हमारी आयु 100 साल की है, हाँ जी। तो आयु कर्म का उदय हर समय आ रहा है। अगर आयु कर्म का उदय ना चले तो जीवन का अंत हो जाए, अच्छा, लेकिन अंतिम सांस 100वें वर्ष में लेंगे तो वो अंतिम निषेक वहां खिरेगा। इसी आयु का? हाँ, इसी आयु का अंतिम निषेक। ठीक ठीक है, है। तो जैसे मान लो किसी की 100 वर्ष की आयु है, तो उसके पास बहुत सारे कर्म परमाणु हैं, और हर समय उससे उसका गुजारा चल रहा है। वो उदय में आकर खिरते हैं, फिर उदय में आकर खिरते हैं हर समय में। तो हम तो जो उसकी उत्कृष्ट स्थिति है वो बता देते हैं कि 100 वर्ष की आयु, लेकिन 100 वर्ष तक कंटिन्यू चल रही है, उसके लिए आपको हर समय टैक्स देना पड़ रहा है। वो आपने जो आयु कर्म बांधा था उसका उदय आ रहा है। चलिए खैर, अब आप अपने माइंड में एक बात सोचिए, घाती कर्म के दो भेद। ये तो मूल कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। अब इनकी उत्तर प्रकृतियां होती हैं। तो जो उत्तर प्रकृतियां हैं इन घातिया कर्मों की, कुछ प्रकृतियां हैं देशघाती प्रकृतियां, और कुछ प्रकृतियां हैं सर्वघाती प्रकृतियां। कौन कौन सी बताई? देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति। जैसे ज्ञानावरण की 5 है ना, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापरिय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो इन 5 प्रकृतियों में से सर्वघाती उसे कहेंगे कि जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरा घात कर देती है, उसको कहेंगे सर्वघाती। और जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का सर्वघात तो नहीं कर सकती, लेकिन एक देशघात कर सकती हैं, उसे कहेंगे देशघाती। जैसे मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापरिय ज्ञानावरण, ये देशघाती प्रकृतियां हैं। लेकिन केवल ज्ञानावरण वो सर्वघाती प्रकृति है। क्या केवल ज्ञान में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा केवल ज्ञान प्रकट हो जाए? वहां ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो पूरा ही होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इनमें क्या होता है कि थोड़ा प्रकट होता है, किसी को कम प्रकट होगा, किसी को ज्यादा प्रकट होगा। ऐसे ही मति ज्ञान में भी, श्रुत ज्ञान में भी, अवधि ज्ञान में भी और मनापरिय ज्ञान में भी। तो मति, श्रुत, अवधि, मनपरिय ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृतियां हैं, क्योंकि अपने अपने उस स्वभाव का एक देशघात कर सकती हैं। लेकिन केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। उसी प्रकार आ जाओ अब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये दर्शनावरणी के भेद बता रहा हूं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण है, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं। अब इनमें से कौन सी सर्वघाती है? कि एक केवल दर्शनावरण वो सर्वघाती है। हाँ जी। तो इसमें क्या है, टोटल 47 प्रकृतियां होती हैं घातिया कर्म की।
47 में से जो 26 प्रकृतियां हैं वो देशघाती हैं और 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। इनका चार्ट बना हुआ है, जप्ती को बोलो उसकी कॉपी में बनवाया था। तो 21 और 26 47 प्रकृतियां हो जाती हैं। जैसे मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है। मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है क्योंकि अपने प्रतिपक्षी जो गुण है सम्यक्त्व, अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है तो सम्यक्त्व गुण जरा भी प्रकट नहीं होगा। लेकिन सम्यक्त्व प्रकृति का उदय चल रहा हो तो भी सम्यक दर्शन बना रहता है, जिसको हम कहते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन। उसमें सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है। तो सम्यक्त्व प्रकृति तो देशघाती प्रकृति है, लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ये सर्वघाती है। और जो 5 निद्राएं हैं, पांचों निद्राएं भी सर्वघाती प्रकृति है। ठीक है, ये एक चार्ट है मेरे पास, ये आपको शेयर कर दूंगा। ये भी आपको दिखेगा नहीं, दिख रहा है आपको? उल्टा दिख रहा होगा। चलो कोई नहीं, इसको बाद में व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। दिख तो सीधा रहा है, ब्लर है भैया लेकिन। हाँ कोई बात नहीं, क्लैरिटी नहीं है उसमें। हाँ, वो पिक्चर से क्लैरिटी आएगी। चलो फोटो भेज देंगे आपको। हाँ, फोटो भेज। तो अब आप मोटा मोटा अभी इतना समझ लो, क्योंकि प्रकरण अभी ज्यादा ये नहीं समझाना। घातियां 2 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, जो अपने स्वभाव का एक देश घात कर सकें वो देशघाती प्रकृतियां, और जो अपने स्वभाव का सर्वदेश घात करती हैं, पूरा घात करती हैं। जानम कल यही पहन लियो कपड़े, सुन। हाँ ठीक है, तो सर्वघाती प्रकृति अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का, जैसे केवल ज्ञान, वो किसी को थोड़ा सा प्रकट नहीं हो सकता। या तो केवल ज्ञानावरणी का उदय होगा या फिर केवल ज्ञानावरणी का क्षय होगा। देशघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम हो सकता है, सर्वघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम नहीं होता। सर्वघाती प्रकृतियों का या तो क्षय होता है या उदय होता है। अब आगे आ जाओ, देखो ऊपर सोचो, घाती कर्म, उसमें 2 प्रकार की प्रकृतियां, देशघाती और सर्वघाती। ठीक है, अब जो देशघाती है, देशघाती में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। देशघाती प्रकृति में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। कौन कौन से? देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। देखो, प्रकृति अलग चीज है और स्पर्धक अलग चीज है। प्रकृति की चर्चा तो हमारी हो गई कि 2 प्रकार की प्रकृतियां घातिया की, देशघाती और सर्वघाती। लेकिन उसमें भी जो देशघाती प्रकृति है उसमें 2 तरह के स्पर्धक पाए जा सकते हैं, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। और सर्वघाती प्रकृतियों में सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक ही होंगे, उसमें देशघाती स्पर्धक नहीं होते। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे अपने को मना पर्य ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है कि सर्वघाती प्रकृति? देशघाती। 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 तो वो अपने स्वभाव का एक देशघात करती है। ठीक है, अगर वो अपने स्वभाव का एक देशघात करती है तो थोड़ा सा स्वभाव प्रकट होना चाहिए ना। अपने को मन पर्य ज्ञानावरण थोड़ा सा प्रकट होना चाहिए, क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है। मन पर्य ज्ञान का पूरा घात तो नहीं कर सकती, लेकिन अपने को तो जरा भी मन पर्य ज्ञान प्रकट नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मन पर्य ज्ञानावरण है तो देशघाती प्रकृति, लेकिन उस देशघाती प्रकृति में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक।
तो हमारे मनापर्य ज्ञानावरण रूप देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए हमें जरा भी मनापर्य ज्ञान प्रकट नहीं है। और मुनिराज के, जिन मनापर्य ज्ञानधारी मुनिराज के मनापर्य ज्ञान प्रकट है, उनके मनापर्य ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, उनको देशघाती स्पर्धकों का उदय है। और उसमें कम से कम देशघाती का तो रहेगा ही, नहीं तो मनपर्य ज्ञान केवल ज्ञान जैसा हो जाएगा। फिर समझ में आए? अब आप याद करो परिभाषा क्षयोपशम की, बताई थी ना मैंने क्षयोपशम की परिभाषा। क्या बताई थी? कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं निषेकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको? मुझे याद नहीं, शायद नहीं कराई क्षयोपशम की परिभाषा, आपको नहीं कराई होगी फिर। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि मुनिराज के मनापर्य ज्ञान प्रकट है, लेकिन उसमें भी पूरा नहीं हो सकता केवल ज्ञान जैसा। क्यों? क्योंकि उसमें देशघाती स्पर्धकों का उदय है, और हमें और आपको प्रकट नहीं है, क्योंकि हमारे मनापर्य ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। तो मनापर्य ज्ञानावरण है तो देशघाती प्रकृति, लेकिन उस देशघाती प्रकृति में भी दो तरह के स्पर्धक हो सकते हैं। अगर उस देशघाती प्रकृति में देशघाती स्पर्धकों का उदय हो तो थोड़ा सा प्रकट हो जाएगा मनपर्य ज्ञान, लेकिन अगर उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है तो बिल्कुल भी मनापर्य ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जैसे अपने को मति श्रुत ज्ञान है, तो मति श्रुत ज्ञानावरण का देशघाती प्रकृति है, तो मति श्रुत ज्ञानावरण का जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उसका उदय नहीं है। अगर उसका उदय होता तो जीव को मति श्रुत ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन ये समझ लेना, मति श्रुत ज्ञानावरण में कभी भी किसी भी जीव को, चाहे वो निगोदिया जीव हो, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय कभी भी नहीं आता। अच्छा, आप बताओ, अगर मति श्रुत ज्ञानावरण में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाए तो क्या दोष खड़ा होगा? तब तो जीव जड़ी हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। किसने बताया? जड़ी हो जाएगा फिर तो वो, हाँ, मतिश्रुत होंगे ही नहीं, मति श्रुत नहीं कुछ होंगे तो होगा ही होगा, नहीं तो जीव जड़ हो तब जाएगा। उसे ज्ञान ही नहीं होगा ना कुछ भी। हाँ, तो फिर तो जड़ हो जाएगा वो, फिर जीव जीव नहीं रहेगा, वो अजीव हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कभी भी ऐसा किसी भी छोटे से छोटा जीव हो, हीन से हीन पर्याय में हो, कभी ऐसा नहीं होता कि उसके मति श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाए। देशघाती का तो रहेगा। भैया इसे ही तो क्षयोपशमिक कहते हैं ना, इसे ही Very तो good. क्षयोपशमिक। यही समझाना है मुझको, इसी का नाम है क्षयोपशम, कि थोड़ा अंश प्रकट होगा ज्ञान का, थोड़ा ढका रहेगा। अपने को जो मति श्रुत ज्ञानावरण है उनका क्षयोपशम है। क्षयोपशम में क्या होता है कि सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होता है, लेकिन देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। तो इसलिए उस स्वभाव का देशघात होता है और पार्शियली प्रकट होता है। तो अपने को मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, इसका तो क्षयोपशम है, मनापर्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है। मनपर्य ज्ञानावरण का उदय है। क्या है? उदय। इसलिए मनपर्य ज्ञान जरा भी प्रकट नहीं है। और जिन मुनिराज के मनपर्य ज्ञान प्रकट होता है, उनके मनपर्य ज्ञानावरण कर्म का क्या हो गया? क्षयोपशम। और क्षयोपशम में क्या हुआ? उनके सर्वघाती स्पर्धकों का तो अभाव है, लेकिन देशघाती स्पर्धकों का उदय है। इस कारण मनापर्य ज्ञान में लिमिट रहती है, इसीलिए हमने उसको एक देश प्रत्यक्ष कहा। अगर वो केवल कि अगर देशघाती स्पर्धक का भी उदय ना हो तो फिर तो उससे सब कुछ जान ले केवल ज्ञान के समान, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता
क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है। देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा, नहीं तो देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। ठीक है, सर्वघाती भैया ये स्पर्धकों का स्पर्धा किस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? देखो, अभी आप सामान्य से जैसे जो कर्म है, जब हम कर्मों को उनकी फलदान क्षमता की तरफ से देखेंगे, उनकी पावर की तरफ से, उनमें फल देने की सामर्थ्य कितनी है, नंबर ऑफ परमाणु नहीं, उसका नेचर नहीं, उसका टाइम पीरियड नहीं, उसकी फलदान सामर्थ्य, उसकी पावर, उसकी शक्ति उस कर्म की कि वो उदय में आएगा तो वो आपका इतना ज्यादा घात करेगा कि कम घात करेगा। ये जो उसकी फल देने की पावर है उसको हम स्पर्धक से नापते हैं। ठीक है, उसको मापने का ये भी एक यूनिट है। समझ में आया? तो एक्चुअल में क्या है, सबसे छोटी यूनिट होती है अविभाग प्रतिच्छेद। समान अविभाजित प्रतिच्छेदों के समूह वाले उद्गलों को, परमाणुओं को कहते हैं वर्ग, और समान अविभाजित प्रतिच्छेद वाले वर्गों के समूह को कहते हैं वर्गणा। और फिर वो वर्गणाओं के समूह को कहते हैं स्पर्धक। ठीक है, तो आप बस अभी इतना समझना कि उसकी जो पावर है उसकी तरफ से जब हम कर्मों को नापते हैं तो उसको कहते हैं स्पर्धक, फलदान की सामर्थ्य की तरह से। बाकी आप जब कर्णन योग का विषय पढ़ेंगे तो उसमें सभी पारिभाषिक शब्द और ज्यादा स्पष्ट होंगे, बहुमत सार आदि का स्वाध्याय करेंगे तब। तो अभी अपने को सिर्फ इतना समझना था कि सर्वघाती में जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनके सारे के सारे स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, उसमें देशघाती स्पर्धक नहीं होते। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बात बताई, फटाफट से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं उसको। घातीय कर्म, घातीय कर्म में दो प्रकार की प्रकृतियां, देशघाती प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति। देशघाती प्रकृति में दो प्रकार के स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। लेकिन सर्वघाती प्रकृति में सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा। अब इतनी चीज नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे। अब पढ़ लेते हैं। घाती कर्मों के स्पर्धक दो प्रकार के हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। कुछ बात यहां छूट गई। इनमें से क्षयोपशम मात्र देशघाती प्रकृतियों में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों तरह के स्पर्धक हैं, देशघाती भी हैं और सर्वघाती भी हैं। लेकिन सर्वघाती प्रकृति में देशघाती स्पर्धक नहीं होने से उसमें क्षयोपशम नहीं बन सकता, क्योंकि या तो वो पूरा का पूरा घात करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए क्षयोपशम किन प्रकृतियों में हो सकता है? देशघाती प्रकृतियों में ही क्षयोपशम हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों तरह के स्पर्धक पाए जाते हैं। क्षयोपशम के काल में थोड़ा अंश प्रकट होता है, क्योंकि वहां सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता, देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। अब देखो, इन देशघाती प्रकृतियों के वर्तमान कालीन, ये आ गई परिभाषा। देशघाती स्पर्धकों, देशघाती प्रकृतियों के, क्योंकि उसमें दोनों तरह के स्पर्धक हैं देशघाती प्रकृति में, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है। यानी जो पूरा घात कर दें। अभी अपने को जो मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है ना, तो मति ज्ञानावरण के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं अभी अपने को उसके उदय का अभाव है, क्योंकि अगर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाता तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो पाता, जीरो हो जाते, जड़। और उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, माने जो आगे उदय में आने हैं वो अभी समय से पहले यहाँ पर उदय में नहीं आएंगे,
जहां हैं वहीं शांत बैठे रहेंगे। और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, और जो एक देशघात करते हैं मेरे स्वभाव का, ऐसे देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये 3 दशाएं एक साथ एक ही समय में होना। कौन कौन सी? एक तो कहा इन्होंने क्षय, दिख रहा है आपको क्षय, क्षय। दूसरा उपशम, तीसरा उदय। ठीक है, ये 3 क्या क्या? क्षय, उपशम और उदय। क्षय किसका? कि वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। सत्ता में से नष्ट नहीं हुए, लेकिन उदय में ना आना, उदय का अभाव, इसी को यहां क्षय कह रहे हैं। ठीक है। और ये जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, जो भविष्य के हैं, वो कहीं समय से पहले अभी उठ के ना आ जाएं, इसलिए वहीं के वहीं शांत पड़े रहें। तो आगामी काल में उदय में आने वाले स्पर्धकों का सदवस्था, सदवस्था माने जहां हैं वैसे के वैसे वहीं के वहीं बने रहें। उपशम माने शांत रहे, तो ये हो गया उपशम। और वर्तमान काल के जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय। ये 3 दशाएं एक साथ एक ही समय में होना क्षयोपशम है। और उस क्षयोपशम के कारण ये जीव को होने वाला तत्संबंधी ज्ञान, वो कहलाता है क्षयोपशमिक ज्ञान। तो आज की थोड़ी बहुत हैवी चर्चा थी, कठिन चर्चा थी, और मुझे अभी अपेक्षा भी नहीं है कि आपको पूरी समझ में आ जाए, लेकिन थोड़ा सा एक बार कानों में पड़े, तो जब दोबारा तिबारा चौबारा जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी बनती जाएगी। जब हम मटके में पहले 2-4 बूंद पानी डालते हैं ना, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो वेस्ट नहीं गया, क्योंकि अब उसके बाद की जो बूंदें डालोगे अब घड़ा भरता हुआ नजर आएगा। तो आज जो हमने चर्चा की वो आपको ऐसा हो सकता है लगे कि कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अंदर में कहीं जाकर वो एक आपको नींव का काम करेगी। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको उसका फल नजर आएगा। आपने कुछ कहना है तो कहिए। किसी को कुछ भैया मुझे कहना है, मुझे कहना है भैया, हाँ जी पूछिए। मुझे ये कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो क्षापशिमिक ज्ञान वगैरह, मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि जो न्यू लोग हैं ना, वो ये सोचे कि ये तो बताए जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा। हाँ ऐसी मनस्थिति मेरी होती थी जब मैं नई नई लगी थी ना। कुछ लोग तो फटाफट फटाफट बोलते थे, मैं कहती थी यार मैं तो बिल्कुल डफर चंदू, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ लेकिन वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बार से दूसरी बार सुनते हैं तो थोड़ा और क्लियर होता है, तीसरी बार सुनते हैं और क्लियर होता है। और ये वाकई क्षयोपशमिक ज्ञान तो ना मुझे 20 बार पढ़ने सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अरे हम आपकी लोगों बात को अब बिल्कुल समझ में ठीक आने है। लगा है अच्छे से। हाँ इतनी बार पढ़ाने के बाद समझ में आता है अच्छे से। और फिर बताने वाले की भी बहुत बड़ी बात होती है, ये चीज समझाना भी बहुत मुश्किल है, फिर भी आप तो बहुत इजी तरीके से समझा रहे हो। कोई बात नहीं, आ जाएगा। बस तो अच्छा है आपने नए लोगों को प्रोत्साहन दिया कि हम भी ऐसे ही थे। हम भी ये सुनते थे क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जब मैंने निमित्त शब्द सुना पहली बार, ये क्या कह रहे हैं, निमित्त उपादान फटाफट फटाफट, हमें ऐसा लगता था हमें तो कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन 1 साल में हम सीख गए थे सब चीज़ें इतनी, क्योंकि फटाफट पढ़ लिया रुचिपूर्वक। तो आप भी धैर्य रखो, 1 साल में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ आ गया। ठीक है, मेन बात होती जब है। ये लगेगा ना आ गया, तब बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्यादा हाँ आनंद आएगा। आएगा। अभी भी जो आनंद आ रहा है इसीलिए आ रहा है कि आपको कुछ आ रहा है, नहीं तो आप टिक नहीं सकते थे। 2-4 दिन के बाद आदमी भाग जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरा क्या हो गया, सर फट गया। ठीक है, लेकिन आप टिक गए हो, इससे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बिना समझे ज़्यादा दिन नहीं चल सकती गाड़ी। ठीक है, तो आपको अगर आनंद आने लगेगा तो अपने आप गति होगी, अपने आप ज्ञान बढ़ेगा। उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। चलिए, आज का समय पूरा हुआ। तो बड़ी थकान वाली चर्चा थी, लेकिन जिसको समझ में आएगा उसको आनंद आएगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको थोड़ी थकान लगेगी, क्योंकि
और आपको एक बात और बताऊं कि बुद्धि बढ़ानी है तो यहाँ उपयोग लगाना चाहिए। जो आपका जो साइंस कहता है, वो कहता है न्यूरॉन्स होते हैं इसमें ब्रेन में, और बहुत सारे न्यूरॉन तो हमारे मरे हुए पड़े रहते हैं क्योंकि हम कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाते। वो कहते हैं कि आप गहरे से गहरे विषय में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो आपके न्यूरॉन काम करते हैं ज़्यादा ब्रेन के। तो आप जब ऐसी सूक्ष्म चर्चाएं करते हैं तो थोड़ा जोर पड़ता है ना बुद्धि पे। तो आप ये समझना कि जो आपके मरे हुए शांत पड़े हुए कोने में ऐसे थे, वो भी जंग खाए हुए, वो आपके सब जाग जाएंगे। समझ में आया? तो आपकी भैया बौद्धिक अभी तो क्षमता, रिसर्च भी आ गई है, रिसर्च भी आ गई है कि जो इस तरह की चीजों में ज्यादा दिमाग लगाता है ना, उसको कभी अल्जाइमर रोग नहीं होता। हाँ, वो कभी भूलने की बीमारी नहीं होगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ एल्जाइमर नाम की एक बीमारी हो जाती है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह के अध्ययन में अपनी बुद्धि को लगाता है तो उसकी बुद्धि एकदम फिट रहती है, बढ़िया समझ में, और बुद्धि का विकास होता है। चलिए शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। तो शेयर कर दियो बस। ठीक है, चाहिए शेयर कर, ठीक है।